वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से तहनीती पैगामात पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के खुसूसी ताल्लुकात गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। वज़ीर आज़म कौम को तकसीम करने वाली बातों से गुरेज किया जाए। इमरान खान ने ज़ाती अना के लिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दांव पर लगा दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कई चीज़ों को कौम के सामने वाज़ेह कर दिया। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के एलामिया में साजिश का जिक्र नहीं, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, किरदार कुशी किसी सूरत कबूल नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और मुसल्लह अफवाज इसके महाफिज हैं। मुल्क में अब कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली? इंतखाबात कब होने हैं और आगे कैसे बढ़ना है, ये सियासतदानों का काम है। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगे, न हमने दिए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान पाक फौज के बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान रेड प्राइस की न्यूज़ ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत। कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने की दरख्वास्त पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इजलास की सदारत करने की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर असम्बली आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। कानून साज असम्बली का इजलास जारी। स्पीकर चौधरी अनवारुल हक इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान असम्बली की शिरकत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर की जानिब से रूल्स मुअत्तल करके नए कायदे ऐवान का इंतखाब रोकने के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन की जानिब से हाई कोर्ट में रिट दायर। समाअत कुछ देर में मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,623 पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तश्कील में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाक बहरिया ने 10वीं मरतबा कंबाइंड टास्क फोर्स 151 की कमांड संभाल ली। तब्दीली कमांड की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर अहमद हुसैन कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के नए कमांडर तैनात। तर्जुमान पाक बहरिया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिपाही असमतुल्लाह शहीद। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म व हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। लाहौर के इलाके टाउनशिप में अमीर चौक के करीब घर में फायरिंग। 4 अफराद जाम बाहक। वज़ीर आला पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर दी। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म।
مسجد الاقصی کے صحن میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپ، 7 افراد زخمی، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، فلسطینی حکام۔ پی سی بی کی جانب سے پاکستان جونیئر لیگ کی تفصیلات جاری۔ پاکستان جونیئر لیگ رواں سال اکتوبر میں شیڈول۔ کھلاڑیوں کا انتخاب ڈرافٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ ٹائٹل، اسپانسرشپ، لائیو اسٹریمنگ، کیٹیگری اسپانسرشپ اور ٹیم فرنچائزز کے حقوق کے لیے درخواستیں طلب۔ اور فرانس میں مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل، اٹلی کے جانگ سنر اور پولینڈ کے ہیوبرٹ ہرکج نے لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیکنڈ سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو کی بھی کوارٹر فائنلز میں رسائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں سلمہ کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے تہنیتی پیغامات پر شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے خصوصی تعلقات غیر معمولی اعتماد کے حامل ہیں۔ انہوں نے تصویراتی شراکت داری کے مشترکہ ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایف بی آر سے ٹیکس محصولات کے بارے میں مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد میں ایف بی آر کے چیئرمین ڈاکٹر محمد اشفاق نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین ایف بی آر نے ادارے کی کارکردگی اور موجودہ ٹیکس محصولات کی صورتحال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ ادارے کی کارکردگی اور موجودہ ٹیکس محصولات کی صورتحال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایف بی آر سے ٹیکس محصولات کے بارے میں مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے۔ اور دوسری بات، دوسرے اسپیکر کا الیکشن اور ساری پروسیس جو نیشنل اسمبلی کو پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے شروع ہونی ہے، تو یہ تاخیری ہم ضرور عدالت تک جائیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے آئین پارلیمان کے اندر، ایک تو ہماری واضح اکثریت ہے۔ اب وہ کتنے تاخیری حربے کریں گے؟ پارلیمان اس وقت بالادست پھر سے ہوا ہے بڑی جد و جہد کے بعد، تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ ہوش کے ناخن آ جائیں کہ ایک پرائم منسٹر بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، اور نیشنل اسمبلی سٹاف نے جو بھی نوٹیفیکیشن کرنا ہے انشاءاللہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کریں گے، اور ڈپٹی اسپیکر کو پھر شاید نظر آئے وہ رائے فرار بے شک اختیار کریں، لیکن اس دن بھی وہ نکل کے چلے گئے۔ تھوڑے سے یہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کتنے آخری کرسی تک چپکے رہیں، ان کی کوشش رہے گی۔ تو ظاہر ہے ہم نے جو راستہ اختیار کرنا ہے ہم کریں گے۔ انہوں نے جو ریزگنیشنز بھی دیے ہیں، میں ریکارڈ پہ کہہ دوں آپ کے سامنے، اپنے جو استعفے دیے ہیں، جی سب کو پتہ ہے کہ جو سوری صاحب نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ یہ جو سائیکلو سٹائل استعفے نمبر 1 ہوتے نہیں ہیں۔ جی اجاز بھائی میں آپ پر، اور دوسری بات، آپ کو جانچ پڑتال کے لیے اسپیکر کے سامنے آ کے جواب دہی کرنی پڑتی ہے ذاتی، اور کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو دباؤ میں یہ نہیں کیا گیا، نہیں استعفیٰ دلوایا گیا۔ تو یہ ساری پھر الیکشن کمیشن اس کی پڑتال کرتا ہے، اور پھر نوٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس بندے کی، اس ممبر کی کا استعفیٰ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ قواعد و ضوابط تو آئین میں پروٹیکٹڈ ہے۔ اس طرح سائیکلو سٹائل آپ اٹھا کے، اور ہینڈ ریٹن بھی ہوتا ہے، اس کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، آپ ہاؤس میں یا انڈیویجولی اناؤنس کریں وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان فارمیلٹیز کے بغیر جو وہاں ہم نے دیکھا کہ ان کے سگنیچرز بھی میچ نہیں کر رہے ہیں۔ میں اگر موشن آف نو کانفیڈنس وہ بھی ڈالتی ہوں، ریکویزیشن بھی ہم ڈالتے ہیں جب، تو ہمیں سب کے سگنیچرز حقیقی لینے ہوتے ہیں۔ ہم اٹھا کے
किसी का सिग्नेचर नहीं कर सकते, वो चाहे फ़ोन भी करें जी हम कराची हैं फलां जगह हैं साइन, वो नहीं हो सकता। तो लगता है यहाँ भी कुछ इस तरह की हेर फेर हुई है, बट दे डोंट माइंड, दे थिंक कि ये सारे काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ये एक नई मुसीबत का अपने आप के लिए ये नए गड्ढे खोदते जा रहे हैं। हमारा स्पीकर डेफिनेटली इलेक्ट होगा, इनका नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस का आखिरी दिन है, देयर इज़ नो नेगोशिएबिलिटी, आइन में कोई नहीं है। आइन शिकन का आपने देख लिया क्या हशर होता है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह ताला यही होगा। एजाज साहब जी ये बताइए कि स्पीकर को रूल 18 के तहत ये इख्तियार हासिल है कि नए स्पीकर को कि अगर किसी भी कायम मकाम या डिप्टी स्पीकर ने कोई गलत फैसला किया है तो वो ईवान में एक करारदाद मंजूर कराकर वो फैसला वापस ले सकता है। क्या आपकी हुकूमत ये करेगी कि जो कल कातिल असम्बली ने स्पीकर मंजूर किए हैं, क्या आपका स्पीकर इलेक्ट होने के बाद उस फैसले को गलत करार देगा ईवान के अंदर? और दूसरा, मेरी भी उर्दू ज़रा कमज़ोर है, पंजाबी अच्छी है, ये बता दें ये मदाखलत और साजिश में फ़र्क क्या होता है? जी मदाखलत और साजिश में बहुत फ़र्क होता है। आपकी उर्दू कमज़ोर नहीं है, आप शरपसंद जर्नलिस्ट हैं और मेरे दोस्त हैं। अफसोस से मैं ये कहूँगी, नहीं आपको भी पता है मुझे भी पता है, मदाखलत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और साजिश भी बहुत बड़ा, साजिश उससे भी बड़ा इल्ज़ाम है। अगर उन्होंने मदाखलत की इसका मतलब नहीं है साजिश हुई हो, अगर साजिश हुई हो तो वो तो बहुत बड़ी बात है और उसकी कोई शवाहिद नहीं नज़र आ रहे उनको। अब हवा में मफरूज़ों पे आप इजाद कर रहे हैं, इजाज़ मेरे मुंह से निकल रहा है, देखें तो उसका क्या किया जाए। मैं इस पर वजाहत कर दूं। हाँ प्लीज़। मदाखलत और साजिश में ये फ़र्क होता है कि साजिश होती है जैसी जस्टिस साकिब निसार साहब ने की थी पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ। मदाखलत होती है जैसी खान साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने के लिए मदाखलत की थी, उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, ये फ़र्क है। क्या बात क्या जैसे आप पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, शहरी रहमान, नदीम अफजल चंद और उनके हमरा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मफाद को अव्वलीन तरजीह देना होती है। इमरान खान का बयानिया बेनकाब हो गया है, मुल्क को बंद गली में धकेलने की कोशिश की जा रही है। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। सियासी जमातों की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ काबिल सत्ताइश हैं। मज़ीद खबरों की जाने बढ़ेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कि तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ वाज़ेह था, एलामिया में साजिश का कोई जिक्र नहीं, मुल्क की बका जमहूरियत में है। पाकिस्तान में अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे ना मांगे ना ही हमने दिए। DGI-SPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद किरदार कुशी किसी सूरत को काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ रवां साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे आसिम रिजवान। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका को सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। पाक फौज और मुतल्लिका इदारे किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की दाखिली और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। सख्त हालात के बावजूद OIC कॉन्फ्रेंस और ऑस्ट्रेलिया टीम के दौरा को भी यकीनी बनाया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस साल के पहले 3 माह के दौरान 128 दहशतगर्दों को हलाक और 270 को गिरफ्तार किया गया और इन ऑपरेशंस के दौरान 97 ऑफिसर्स और जवानों ने शहादत नोश की। इसी दौरान आलमी अमन के क़याम की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन मिशन कॉन्गो में तैनात पाकिस्तान आर्मी के 6 ऑफिसर्स और जवानों ने 29 मार्च को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। अब तक पाकिस्तान फ़ौज के 168 अफसरान और जवान मुख्तलिफ UN मिशंस पर इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। उन्होंने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। जमहूरी इदारों की मजबूती, कानून की बालादस्ती बेहतरीन मुल्की मुफाद की जमानत है। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अफवाहों की बुनियाद पर किरदार कुशी करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कोई भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश जो मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने का बायस बने, वसी तर कौमी मफाद के मुनाफी। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके
मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फ़ौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर ख़िलाफ़ है। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। पाकिस्तान की बका सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में है और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज़ है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। DGISPR का मजीद कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से डेडलॉक से बचने के लिए आर्मी चीफ से राब्ता किया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता हुकूमत को कोई ऑप्शन नहीं दिया था। वो ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। द लास्ट दैट आई सेड, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि जो बुलाया गया था खुद उस वक़्त गए थे और दैट इज़ इट। उसके बाद दोबारा किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं थी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। सो लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट। ये र्यूमर ये बिल्कुल झूठ है और अनफॉर्चुनेटली ये उस BBC स्टोरी के अंदर जो बनाया गया, फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया। लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फ़ौज का भी होता और यही सोच थी। डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीज़न्स होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस एलामिये में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, उस एलामिये में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि जोहरी प्रोग्राम पूरी सियासी क़यादत ने परवान चढ़ाया। जोहरी असासे मुकम्मल महफूज हैं और उनकी बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमेरिका ने तर्जुमान पाक फौज के बयान की तायीद करते हुए कहा है कि उनके बयान से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में अमन व खुशहाली के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ काम जारी रखना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी पार्टी को किसी पार्टी पर तरजीह नहीं देता। उन्होंने कहा कि अमेरिका इंसानी हुकूक का हमेशा एहतराम करता है और आइनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस अता मिन्नल्लाह, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से वकील मंसूर अवान एडवोकेट ने दलाइल दिए। इस बारे मजीद जानते हैं इमरान मनसब से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाए जाने के मामले पर लार्जर बेंच ने जो समाअत की है उसमें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से मंसूर अवान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो कौमी असम्बली का इजलास है ये 13 तारीख को इसका सर्कुलर जारी किया गया और 22 तारीख तक मुलतवी किया गया। 16 तारीख को जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें जस्टिस आमिर फारूक के इस्तफ़सार पर मंसूर अवान ने कहा कि उसमें बाकायदा एजेंडा था जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होना था। इस वक्त डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और रूल्स के मुताबिक 7 दिन के अंदर वोटिंग होनी चाहिए। 22 तारीख तक जो इजलास मुलतवी किया गया है इससे जो है ये आइन के मुनाफी है। लिहाजा हुक्म दिया जाए कि इजलास जो है वो 16 तारीख को ही बुलाया जाए और उसमें स्पीकर कौमी असम्बली का, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और इस वक्त हाउस जो है वो बगैर स्पीकर के चल रहा है। तो ये इनकी इस्तदादी अदालत से कि जल्द अज जल्द इजलास को बुलाया जाए। अदालत ने ये कहा कि चूँकि ये मामला पार्लियामेंट का है और अदालत जो है पार्लियामेंट के मामलात में तो पार्लियामेंट को बालादस्त समझती है, तो हम ये चाहते हैं कि अदालत की मज़ीद बेतौकीरी ना की जाए और इजलास जो है वो 22 तारीख तक का जो इंतज़ार किया जाए। हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। जो बेंच है उसने स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जो है वो नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 तारीख तक मुलतवी कर दी है। जी
शुक्रिया इमरान मनसब, आपने आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इजलास की सदारत करने की इजाज़त दे दी है। मज़ीद तफसील के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे शाहिद वफा से। शाहिद, कहिएगा कि तहरीरी फैसला जारी किया गया है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इजलास के तलब करने के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं और कार्रवाई का क्या अहवाल है? जी, ये परसों फैसला जो है वो मुख्तसर फैसला जारी किया गया था, जिसमें डिप्टी स्पीकर को इजलास की सदारत करने की इजाज़त दी गई थी। ताहम इसके अहम नुकात जो आज तफसीली फैसले में जो सामने आए हैं उनके हवाले से मैं कुछ यूँ बताऊँ कि चीफ जस्टिस की जानिब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो अदालत के मुस्लिम लीग नून के वकला की जानिब से इस हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उसकी तौसीक की गई है, और मुस्लिम लीग काफ के वकला की जानिब से जो अदालती मदाखलत का जो रुकात उठाए गए थे कि अदालत जो है वो असम्बली के इजलास में और असम्बली की प्रोसीडिंग्स के हवाले से कोई मदाखलत नहीं कर सकती, उसे अदालत ने मुस्तरद किया है। और इस हवाले से फैसले में ये वाज़ेह किया गया है कि अगर स्पीकर की जानिब से कोई ऐसी रूलिंग दी जाती है जो खिलाफ आइन हो तो अदालत जो है उसमें मदाखलत का हक रखती है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि फैसले आइन का जो आर्टिकल 69 है वो किसी भी ऐसी रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता जो कि आइन से मुतसादम या आइन के मुनाफी हो। पंजाब इसमें जो जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की जानिब से जो मुख्तसर फैसला, जो तफसीली फैसला जो सुनाया गया है, इसके जो सामने आए हैं नुकात, उसमें जो ये भी एक अहम चीज़ काबिल ज़िक्र है कि उसमें असम्बली के इजलास की तोड़ फोड़ को बुनियाद बनाया गया था इजलास को मौखर करने का। तो इस हवाले से पंजाब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भेजा गया था कि वो उस पंजाब असम्बली के हॉल का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करें। तो उस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है कि पंजाब असम्बली के हॉल में सिर्फ चंद कुर्सियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हुई थी, और अगर स्पीकर या असम्बली के जो इंतज़ामिया है वो चाहते तो ये टूट फूट जो है वो एक रोज़ में ही इसकी मरम्मत की जा सकती थी, ताहम इसके हवाले से इक़दाम नहीं किए गए। तो यही वो जो तफसीली फ़ैसला है, इसके ख़िलाफ़ अपील में मुस्लिम लीग काफ की जो मैंने लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच से रुजू किया है और उसकी समाअत जो है इस वक्त जारी है। इसमें मुस्लिम लीग काफ के वकला की जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस अमीर भट्टी ने, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर को जो उनके इख्तियारात वापस किए हैं जो कि स्पीकर ने सल्ब किए थे, वो जो है वो इख्तियारात का वापस करना जो है वो आइन के मुतरादिफ आइन के मुनाफी है। बिल्कुल आइनी है, इख्तियारात वापस कर दिए गए हैं और इजलास बुलाने की इजाज़त दे दी गई है। 16 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इजलास की सदारत करने की इजाज़त देकर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले के केस को निपटा दिया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर असम्बली चौधरी अनवारुल हक इजलास की सदारत कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली आज 14वें वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की तरफ से मुस्ताफ़ी होने के बाद अब आइन के तहत वज़ारत उज़्मा के बाकायदा इलेक्शन करवाए जाएंगे। ऐवान की अक्सरियत की राय से स्पीकर कायदा 15 मुअत्तल करके आज ही वोटिंग करवा सकते हैं। इस बारे मज़ीद जानते हैं अदील अहमद खान से। अदील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में तलब किया गया इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। आज मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चूँकि पहले ही रिज़ाइन दे चुके हैं और सूरत हाल अब मुख्तलिफ हो गई है। आज का इजलास है उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि आज नए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए, नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए, और दूसरा ये कि स्पीकर जो हैं वो कायदा 15 मुअत्तल करके जो है आज ही वोटिंग करवाएं और आज ही नए वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में लाया जाए। लेकिन इस रूलिंग के ख़िलाफ़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन हाई कोर्ट में जा चुकी है, रिट उन्होंने दायर कर दी है। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है, और उसके बाद जूं सूरत हाल वाज़िया होगी मैं आपको अपडेट करता चलूँगा। जी शुक्रिया अदील अहमद खान, आप आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 138 से ज़ायद पॉइंट्स का
इजाफा हो गया है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़मीर अब्बास से। आगाह कर रहे हैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से, जहां 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 138 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। और मजमूई तौर पर अगर हम शेयर के कारोबार के हवाले से बात करें तो सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है और जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसका सिलसिला जो है वो तेज़ हुआ है। सरमायाकारों के एतमाद के बढ़ने के नतीजे में हम देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर जो कारोबार है वो भी उसका फैलाव ज़्यादा है, उसका हजम जो है वो ज़्यादा है और शेयर जो है वो मुस्तहकम है। इंडेक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इंडेक्स जो है वो बेटर रेट पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे के साथ भी और ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज के कारोबारी दिन के हवाले से जो इस वक्त सरगर्मियाँ हैं उनके मुताबिक 130 पॉइंट्स हैं जिनका इजाफा हुआ है कारोबार में अब तक के नताइज के मुताबिक, अब तक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। और मौजूदा हुकूमत के अनान इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर मजमूई कारकर्दगी की बात की जाए सलमा, तो हमने देखा कि न सिर्फ रुपए की कदर में इजाफा हुआ बल्कि यहाँ पर भी जो इंडेक्स है और हिस्सेस की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं और शेयर जो है मजमूई तौर पर मुस्तहकम होता हुआ नजर आया। सरमायाकार जो हैं उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया है इन्वेस्ट करना और इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज बेहतर पोजीशन पर ट्रेड कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स में दौरान कारोबार 138 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। इस बारे में जानते हैं ज़मीर अब्बास से। जी ज़मीर, आगाह कीजिए स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से। जी बिल्कुल, आज के कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है। आज मार्केट के स्टार्ट होते ही हमने इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी और मार्केट एक दफ़ा तकरीबन 350 पॉइंट्स भी हमने देखा कि इंक्रीज़ हुई है, लेकिन फिर मार्केट ने थोड़ा सा डिप किया और अब तकरीबन 100 और 80 के बीच में ट्रेड कर रही है। हमने पूछा माहिरीन से कि इसकी क्या वजह है कि मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, तो माहिरीन का यही कहना था कि क्योंकि मार्केट में जो अभी इनिशियली जो बूम आया था उसमें ज़्यादातर जो है परचेजिंग हुई थी, अब सेलिंग का वक्त भी आया। तो ये मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं जो कि एक बूम के बाद हमें नज़र आते रहते हैं और एक हेल्दी साइन होता है क्योंकि मार्केट की ओरिएंटेशन ही इसी चीज़ से होती है कि उसमें कारोबार चलता रहे, एक ही डायरेक्शन में ना चले, कभी उतार चढ़ाव होता रहे ताकि सेलिंग और बाइंग कंटिन्यू होती रहे। इसके अलावा एक और भी रीज़न ये है कि अभी तक जो रोड मैप है, इकोनॉमिकल रोड मैप इस गवर्नमेंट का, वो अभी तक नहीं आया। जब तक वो रोड मैप या पॉलिसीज़ वाज़े नहीं होती तब तक इन्वेस्टर्स मज़ीद इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। तो अभी इनका माहिन का यही कहना है कि जैसे जैसे काबीना का जो अनाउंसमेंट होगी या फिर जो मेम्बरान आएंगे उसके बाद जो पॉलिसीज़ वाज़े होंगी उसके बाद हमें एक सर्टेनिटी नज़र आएगी कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जा रहे हैं या पॉलिसीज़ किस तरीके से होंगी। दूसरी तरफ हमने देखा सुबह में तकरीबन डॉलर का रेट जो है वो 51 पैसा इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट चलती रही और अब हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली कि वो तकरीबन 5 पैसा उसमें डिक्रीज़ आया, माइनस में गया। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो 55 पैसा माइनस हुआ है क्योंकि 51 पैसा ऊपर चढ़ी और फिर बाद में 51 पैसा माइनस होने के बाद 5 पैसा मज़ीद नीचे आई है। तो फिर भी अभी भी देखेंगे तो यही समझ आएगा कि जो तकरीबन पिछले 7-8 सीजन्स गुजरे हैं उसमें डॉलर माइनस में ही आया, वो अभी तक इंक्रीज़ उसने नहीं किया। एक अच्छी इंडिकेशन है और अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो हमारे जो कर्जे हैं उसमें भी कमी आएगी और डॉलर के रेट में मज़ीद कमी नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास आपका हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल का तफसीली आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तश्कील में ताउन पर पीपल्स पार्टी का क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुशावरत और बाहमी ताउन से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना हमारा अव्वलीन मकसद है। पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल के लिए दुआ को है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। उन्होंने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और मईशत की बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर किए गए इक़दामात पर ख़राज तहसीन पेश किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद के पैगामात पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान, वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का शुक्रिया अदा किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद कौमी असम्बली में पहले खिताब में वाज़ेह किया था कि अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसे मज़ीद तौसी दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बच्चों और बच्चियों की तालीम का ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया है। कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, अवाम की भलाई के हर मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का शुरू करदा सेहत कार्ड इसी तरह चलता रहेगा, इसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे। ये झूठ वो फैला रहे हैं जिन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी और कंटेनर पर झूठ बोलने की आदत है। मीडिया से भी गुजारिश है कि वो ऐसी बेबुनियाद इत्तलात को जगह देने से इज्तनाब करेगा। मरियम औरंगजेब का मज़ीद कहना था कि आज मुल्क में ऐसा मुंतखब वज़ीर आज़म है जो आवाम के लिए फराखदिली और उनकी खिदमत का जज्बा रखता है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इंडोनेशिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिला कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के तमाम अजला में बलदियाती इंतखाबात 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 15 से 18 अप्रैल तक मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा किए जा सकेंगे और 19 अप्रैल को नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 से 22 अप्रैल तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी, जबकि 23 से 26 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। 27 से 23 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान अपीलों पर फैसले करेंगे, जबकि 1 मई को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा लिस्टें आवेज़ां की जाएंगी। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतों में इजाफे पर जारी मनफी प्रोपेगेंडे की नफी की गई है। हुक्काम के मुताबिक रमजानुल मुबारक में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स और मार्केट में शहरियों के लिए सस्ते दामों वाफिर मिकदार में चीनी दस्तयाब है। तफसील इस रिपोर्ट में। वजारत सनअत व पैदावार ने चीनी की कीमतों में इजाफे की तरदीद करते हुए कहा है कि कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ। मॉनिटरिंग टीमों ने कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में रेट्स को चेक किया है। तमाम बाजारों में चीनी रिटेलर रेट पर 85 जबकि होलसेल रेट पर 82 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर 94 रुपए में चीनी फरोख्त होने की निशानदेही पर सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलव्विस अनासिर के खिलाफ तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। चीनी मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स और आम मार्केट में एक ही कीमत पर दस्तयाब है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक अवामुन नास को रमजान के महीने में तमाम अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत चीनी और दीगर अशियाए खुरोनोश की सप्लाई और रियायती कीमों पर दस्तयाबी की मुसलसल निगरानी भी कर रही है। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़। नाज़रीन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की फेडरेशन ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत संभालने और कराची के दौरे को खुशाइन करार देते हुए कहा कि हुकूमती तरजीहात से मुल्क बहुत जल्द तरक्की की राह पर गामज़न होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। मुल्क की तरक्की में विफाक ईवान हाय बराए सनत व तिजारत का अहम किरदार है, जबकि हुकूमत के साथ साथ प्राइवेट सतह पर सरमायाकार इस फोरम के जरिए हुकूमत की अच्छी तरजीहात की सताइश और गलत इक़दामात पर तनकीद करते हैं। मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जमहूरी अंदाज में हुकूमत की बागदौड़ संभालने और तरजीही अंदाज में मईशत, तवानाई के साथ साथ बिलखुसूस माशी हब कराची के दौरे को विफाक ईवान हाय सनत ने हौसला अफजा करार दिया है। बिजनेस कम्युनिटी वेलकम करती है जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करे और मुल्क के लिए काम। इस वक्त साइड के एरिया का जो बहुत ही बुरा हाल है, कुछ पिछले साल से कुछ काम शुरू हुआ है, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए थे जिसमें काम हुआ है और अब मज़ीद अगर उन्होंने कमिट करा है और वो पैसे आएँ तो काम हो तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगी और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। सनतकारों ने कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने, सनती इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने और पानी के मसाइल पर कराची के पहले ही दौरे में तरजीहात तय करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिजनेस कम्युनिटी ने इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दी हैं और वो बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं कि ये एक मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का पहला विज़िट कराची का करना
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کراچی سے چلتی ہے۔ سرمایہ کار پر امید ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کے باہمی اشتراک سے کراچی سمیت پورے ملک کے انفراسٹرکچر اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہنگری کے سفیر نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے فروغ سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہنگری کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ علاقائی امن و استحکام اور سلامتی سے متعلق دونوں ملکوں کی سوچ میں یکسانیت ہے۔ ہنگری کے سفیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاک بحریہ نے 10ویں مرتبہ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان سنبھال لی ہے۔ کموڈور احمد حسین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔ تبدیلی کمانڈ کی تقریب کمبائنڈ میری ٹائم فورس ہیڈ کوارٹرز بحرین میں منعقد ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کموڈور احمد حسین کمبائنڈ ٹاسک فورس کے نئے کمانڈر تعینات ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کمانڈ برادر ملک اردن کے پاس تھی۔ ٹاسک فورس میری ٹائم سیکیورٹی، بحری قزاقی اور سمندر میں دہشت گردی کی روک تھام کو یقینی بناتی ہے۔ دھرتی کا ایک اور بیٹا مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق گزشتہ روز شمالی وزیرستان کے علاقے عائشہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں سپاہی عصمت اللہ خان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ 28 سالہ سپاہی کا تعلق میاں والی سے تھا۔ علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن کیا گیا۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم و حوصلے کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں فورسز پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا لہو پوری قوم پر قرض ہے۔ ہمارے افسران، جوانوں اور شہریوں کی شہادتیں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے پختہ عزم کا ثبوت ہیں۔ لاہور سے خبر، جہاں ٹاؤن شپ میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا۔ ریسکیو سرائے کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 مرد اور 3 خواتین شامل ہیں۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے اپنے والد، والدہ، بھائی اور بہن کو قتل کیا۔ گرفتار ملزم نے پولیس کو ابتدائی بیان ریکارڈ کروا دیا۔ بیان کے مطابق ملزم نے 2 مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ ملزم نے سسرال کے گھر باگڑیاں اور اپنے گھر شیراز ٹاؤن میں فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق ملزم نشے کا عادی ہے۔ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جہاں بھارتی فوج کی طرف سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں مزید 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بادی گام میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ دیرینہ تنازع کشمیر کا فوری حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان جونیئر لیگ کے انعقاد کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان جونیئر لیگ رواں سال اکتوبر میں شیڈیول ہے، جس میں شہروں کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ایونٹ کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب ڈرافٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ پی سی بی نے ٹورنامنٹ کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ٹائٹل سپانسرشپ، لائیو سٹریمنگ، کیٹیگری سپانسرشپ اور ٹیم فرنچائزز کے حقوق کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان جونیئر لیگ دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی لیگ ہے۔ پی سی بی ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے جہاں اس کھیل کے لیجنڈز نوجوان کھلاڑیوں کے ہمراہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوں گے۔
شان مسعود کاؤنٹی کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کرنے والے پہلے پاکستانی اوپنر بن گئے ہیں۔ قومی ٹیسٹ کرکٹر شان مسعود نے اپنے کاؤنٹی کرکٹ کیریئر کے دوسرے ہی میچ میں ڈبل سینچری سکور کی ہے۔ کاؤنٹی چیمپئن شپ میں شان مسعود نے ڈربی شائر کلب کی جانب سے کھیلتے ہوئے سسیکس کے خلاف ڈبل سینچری بنائی، جس کے بعد وہ کاؤنٹی کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کرنے والے پہلے پاکستانی اوپنر بن گئے ہیں۔ شان مسعود نے میچ کے پہلے روز ہی ڈبل سینچری سکور کی۔ بائیں ہاتھ کے بیٹر شان مسعود نے کاؤنٹی کرکٹ کے ڈیبیو میچ میں 91 اور 62 رنز کی نمایاں اننگز کھیلی تھیں۔ ڈربی شائر پہلے روز کے اختتام پر 2 وکٹوں پر 327 رنز بنائے ہیں۔ اوپنر شان مسعود 201 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہیں۔ انگلینڈ میں کھیلے جا رہی کاؤنٹی کرکٹ میں 15 سال بعد پاکستان اور بھارت کے کھلاڑی ایک ساتھ ایک ٹیم میں کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ سسیکس کرکٹ کاؤنٹی کی طرف سے پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور بھارت کے چتیشور پجارا نے ڈیبیو کیا ہے۔ ڈربی شائر کرکٹ کلب کے خلاف ڈیبیو کرنے والے ان دونوں کھلاڑیوں کو میچ سے قبل سسیکس کی جانب سے کیپس دی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ٹینس کی خبر شامل کرتے ہیں۔ فرانس میں مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنلز لائن اپ مکمل ہو گیا ہے۔ اٹلی کے جینک سنر اور پولینڈ کے ہیوبرٹ ہرکیج نے لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو بھی کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ ریکے براؤن کیپ مارٹن میں کھیلے جا رہے ایونٹ کے پری کوارٹر فائنل میں اطالوی ٹینس سٹار جینک سنر نے روس کی آندرے ربلوف کو شکست دے کر کوارٹر فائنلز میں رسائی حاصل کی ہے۔ سنر نے ربلوف کے خلاف دلچسپ مقابلے کے بعد 5-7، 6-1 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں یورپین فٹ بال یوروپا لیگ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ آئنٹراخٹ فرینکفرٹ، ویسٹ ہیم یونائیٹڈ، لیسٹر سٹی اور رینجرز نے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بارسلونا میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل کے دوسرے لیگ میں آئنٹراخٹ فرینکفرٹ نے میزبان بارسلونا کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر حیران کن شکست سے دوچار کیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان لاسٹ 8 کا پہلا لیگ 1-1 گول سے برابر رہا تھا۔ سیکنڈ لیگ میں جرمن کلب نے میچ پر مکمل کنٹرول رکھا اور اختتامی لمحات تک 3-0 کی کامیابی حاصل کی۔ تاہم سٹاپیج ٹائم میں بارسلونا نے اوپر تلے 2 گول کیے، تاہم میچ نہیں بچا سکی۔ ویسٹ ہیم یونائیٹڈ نے لیون کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3 گول سے مات دی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان رگبی یونین کے زیر اہتمام ایشیا رگبی چیمپئن شپ ڈویژن 2 لاہور میں 29 مئی سے 4 جون تک جاری رہے گا۔ قومی تائیکوانڈو کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے 2 غیر ملکی کوچز کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ تائیکوانڈو کا تربیتی کیمپ پاکستان سپورٹس بورڈ میں جاری ہے۔ کیمپ کا مقصد آنے والے بین الاقوامی ایونٹس، کامن ویلتھ گیمز اور ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے کھلاڑیوں کو تربیت دینا ہے۔ ڈی جی پی ایس بی کے مطابق اس کھیل میں تمغے جیتنے کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے جنوبی کوریا اور ایران سے ایک کوچ رکھا گیا ہے۔ تربیتی کیمپ میں 52 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جس کا پہلا مرحلہ اکتوبر تک جاری رہے گا۔ برطانیہ کی 4x100 دوڑ کی مینز ٹیم نے ٹوکیو اولمپکس میں جیتا سلور میڈل واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانوی ٹیم نے 4x100 میٹر ریلے میں شامل ایتھلیٹ چیجندو اوجا کا ڈوپنگ قوانین کی خلاف ورزی پر 2020 میں جیتا ہوا چاندی کے تمغے کو واپس کرنے کا کہا ہے۔ برطانوی اولمپک ایسوسی ایشن کے مطابق معاملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے باقی کے 3 ایتھلیٹس بھی متاثر ہوئے ہیں اور اب ان سے بھی میڈل، سرٹیفکیٹس اور واپس لینے پڑ رہے ہیں۔ برطانیہ کے میڈل واپس کرنے کے بعد اب کینیڈا چاندی جبکہ چین کانسی کے تمغے کا حقدار بن گیا ہے۔ سپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی، جس میں کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی اور اس تقریب میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر کی جانب سے منعقدہ تقریب میں مسلم لیگی کارکنوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ارکان بھی شریک تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنما مل کر ملک کو بہتری کی جانب گامزن کریں گے اور قوم کو متحد رکھیں گے۔
सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट सील करने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल की बहाली का हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने दलाइल देते हुए कहा कि हुक्म इम्तना के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुज़ाफ़ात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला जब रमजान का मुबारक महीना आया तो अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज कर दिए। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है।
رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شہریوں کو مناسب داموں کھانے پینے کی اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے صوبے بھر میں سستے بازار قائم کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے حسن طارق بٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم مزید تفصیل جانتے ہیں۔ حسن طارق، کہیے گا کہ سستے بازاروں میں اشیاء خورنوش کی فراہمی کی کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو ریٹس ہیں، مناسب ریٹس ہیں، جو آسانیاں فراہم کی گئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، خاص طور پر ان کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جو حکومت پنجاب ہے اس نے اس سال رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو کھانے پینے کی سستی اشیاء جو ہے ان کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 8 ارب روپے کی جو ہے وہ خصوصی طور پر سبسڈی دی ہے، جو ملک کی تاریخ میں جو ہے اس سے پہلے کبھی اس قسم کی مثال نہیں ملتی۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ اماؤنٹ ہے، اور اس میں پنجاب بھر میں جو ہے وہ 318 جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ بازار بنائے گئے ہیں۔ راولپنڈی شہر میں اس طرح کے تقریباً 4 بازار ہیں، اور اس قسم کے جو سستے بازار ہیں، ان بازاروں کے اندر جو 13 کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہیں جن کو سب مارکیٹ کے مقابلے میں سبسڈائز ریٹس کے اوپر جو دیا جا رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو 8 ارب کی سبسڈی دی ہے یہ اس کے علاوہ ہیں، یعنی وہ جو 19 آئٹمس ہیں اس کے علاوہ دس از دی اوور اینڈ ابو آف دوز 19 آئٹمس جو ایکسٹرا 13 اشیاء ہیں جن کو مارکیٹ کے مقابلے میں یہاں پر جو ہے وہ ارزاں نرخوں پہ جو ہے وہ رعایتی نرخوں کے اوپر جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو ہیں وہ دیگر اشیاء بھی ہیں۔ اوورآل جو یہ سستا بازار ہے، اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر پھل، فروٹ، اس کے جو سبزیاں جو ہے، اس کے علاوہ گوشت جو ہے، مرغی، اس قسم کی تمام اشیاء جو ہے وہ دستیاب ہے۔ جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ، آپ نے آگاہ کیا۔ اور ناظرین، بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے آئے تقریباً 2000 بھارتی سکھ یاتری جتھا لیڈر سردار سکھبیر سنگھ کی قیادت میں ننکانہ صاحب پہنچ گئے ہیں۔ بھارتی سکھ یاتری خصوصی ٹرینوں کے ذریعے ننکانہ صاحب پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بھارتی سکھ یاتریوں کی آمد کے موقع پر ریلوے اسٹیشن کو خوبصورت اور دیدہ سے لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے سکھ یاتریوں کو سخت سیکیورٹی میں خصوصی بسوں کے ذریعے گردوارہ جنم استھان پہنچایا گیا، جہاں وہ 3 روز تک قیام کریں گے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ افغان وزارت تعلیم نے اسکولوں میں طلباء کے ٹائی پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ افغان وزارت تعلیم کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ طلباء ٹائی پہننے سے گریز کریں۔ وزارت تعلیم نے طالبات کو ہدایت کی کہ وہ یونیفارم کے ساتھ حجاب لازمی پہنا کریں۔ ناظرین، امریکہ نے یوکرین کو $80 کروڑ کی اضافی فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، جس میں ہتھیار، گولہ بارود، توپ خانے کا نظام، بختر بند گاڑیاں، ہیلی کاپٹر اور دیگر ساز و سامان شامل ہیں۔ روس نے تسلیم کیا ہے کہ بحیرہ اسود میں اس کے اسلحہ بردار جنگی جہاز کو آگ لگنے سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 2 کروز میزائلوں سے روسی جہاز کو تباہ کیا۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 1000 سے زائد یوکرینی فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ساحلی شہر ماریوپول پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ میں فائر بندی ممکن دکھائی نہیں دے رہی۔ جنگ سے 1 ارب 70 کروڑ افراد کو خوراک، توانائی اور مالیاتی نظام میں تعطل پیدا کرنے کی وارننگ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے نتائج منظم شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، جو ترقی پذیر ملکوں کی معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سیکرٹری جنرل نے جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی اپیل کرتے ہوئے محفوظ انخلاء کے لیے روس اور یوکرین کو میکانزم تشکیل دینے کی تجویز دی۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابیکوف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین میں اسلحے کی ترسیل کرنے والی امریکی اور نیٹو فوجی گاڑیوں کو جائز عسکری ہدف سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 46، شہید بے نظیر آباد 45 اور تربت میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اسلام آباد 35، لاہور 39، کراچی 35، پشاور 35، کوئٹہ 30، گلگت بچ مظفر آباد 30، مری 21، دیر 28، چترال 24، ٹراولہ کوٹ 24، مالم جبہ 17، فیصل آباد 39، ملتان 40، سرگودا 39، سری نگر 21، جموں 37، لے 11، پلوامہ 19، اننت ناگ 17 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ شوپیاں اور بارہ مولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।